वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आज पेपर 2 कॉमर्स की सेकेंड यूनिट से शुरू। ये यूनिट आपकी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल है। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी। मैं कहूँगी कि इसमें से आपके स्कोरिंग के हाई चांसेस है। तो इस क्रैश कोर्स में हम करने वाले हैं इस यूनिट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पहले हमेशा पूछे ही गए हैं और जिनके हाई चांसेस हैं कि वो इस बार भी रिपीट होंगे। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट हों ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। हम उन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, प्लस उनको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है, उससे किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए, उनको याद रखने की ट्रिक और आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से किस टाइप के बन सकते हैं। तो ये सब आज हम करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। जो पहला टॉपिक है आपकी सेकेंड यूनिट का, जो है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते, जो है नेट 11 जून 2022 विद AIR। और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू कॉमन रूल्स और गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पे क्या है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग हम किसकी करते हैं, रिकॉर्डिंग हम करते हैं फाइनेंशियल एंट्रीज की। तो उन रिकॉर्डिंग को करने के लिए, फिर वहाँ से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को बोला गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशनल गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ये गाइड करती हैं जो भी प्रिपेयर कर रहा है, आपका अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, CA प्रिपेयर कर रहा है, कि आपको किस टाइप से रिकॉर्डिंग करनी है और किस टाइप से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होती है आपको अच्छे से पता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका आता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड आपकी बैलेंस शीट, ये सब आते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट में। तो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कई बार गैप की फुल फॉर्म पूछ ली जाए अगर एग्जाम में, तो यू मस्ट नो, इसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप गैप की फुल फॉर्म को मार्क कर लेंगे। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। So accounting principle helps to bring uniformity in accounting and preparing financial statement is followed worldwide। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस लिए फॉलो किए जाते हैं, ताकि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपके, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे बना रहे हैं, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी क्या है, एक रास्ता, या फिर इसको बोलते हैं समरसता। यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनीज अकाउंट प्रिपेयर कर रही है, लाइक इंडिया में हम मान के चलते हैं कि करीब 25,000 कंपनीज है जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हैं। तो आप उनके अकाउंट्स की अगर आपको कंपैरिजन करनी है, तो आप कैसे करेंगे, अगर वो किसी कॉमन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो कर रही तब भी आप उनकी कंपैरिजन वहाँ पे कर सकते हैं, उनका एनालिसिस वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सबने अपनी अपनी मर्जी के रूल रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो कर लिए हैं, तो उनके कंपैरिजन का कोई बेसिस ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, उनमें एक जैसा बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को। और ये कहाँ फॉलो किए जाते हैं, ये सब देशों में फॉलो किए जाते हैं। देखिए, जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको बोला जाता है IND-AS, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी तरह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोला जाता है IFSR। इसी तरह से अमेरिका के, UK के, USA, ये सब अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन बेसिक सबका सेम रहता है, फाउंडेशन सबकी यहाँ पे सेम रहती है। ठीक है, सो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस है जिनके बेस पर हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं। पहला आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका अकाउंटिंग कॉन्वेंशन।
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होती हैं? जिनको प्रोफेशनल बॉडीज ने डेवलप किया है, जिनको प्रोफेशनल बॉडीज ने डेवलप किया, प्रोफेशनल बॉडीज ने डेवलप किया है, बॉडीज ने डेवलप किया है। और आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं आपकी जो आपका ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो आप लंबे टाइम से फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशनली फॉलो हो रही हैं, उनको कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो ट्रेडिशनली फॉलो हो रही हैं वो आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इनके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ते हैं हम, इनके कंपैरिजन के रूप में यहाँ पे, सो दैट आपको कंपैरिजन भी क्लियर हो जाएगा और मीनिंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहला है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रेफर्स टू द रूल ऑफ अकाउंटिंग विच आर टू बी फॉलोड, ठीक है, while recording business transactions and preparing final account। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपके रूल्स टू बी फॉलोड है, रूल्स टू बी फॉलोड, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी यही डेफिनेशन है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या कहती है? अकाउंटिंग कन्वेंशन implies the customs or practice that are widely accepted by the accounting bodies and are adopted by the firm to work as a guide in preparation of final account। ये क्या है? ये कस्टम्स है। कस्टम मतलब आप जो लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो, और वो अकाउंटिंग बॉडीज ने उनको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है और इनको फॉर्म अडॉप्ट कर रही है एज अ गाइड जब वो अपने फाइनल अकाउंट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कस्टम है। कस्टम मतलब जो ट्रेडिशन है, यानी कि आप बहुत लंबे टाइम से, पुराने टाइम से जो फॉलो होता आ रहा है वही रूल बन गया है अभी, ठीक है। तो ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ थ्योरेटिकल नोशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एक थ्योरेटिकल नोशन है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जिसको लोगों ने प्रैक्टिकली फॉलो किया है, ठीक है, जहाँ पे लोग प्रैक्टिकली फॉलो करते आए हैं लंबे टाइम से और वो बन गया अभी आपका एक रूल। ये किसके द्वारा सेट किए जाते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेट करती है आपकी अकाउंटिंग बॉडीज, जो आपकी इनको सेट करने के लिए ऑथराइज्ड है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन कैसे हुई है? कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। तो ये बाय प्रैक्टिस और ये लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, इसके लिए ये बन गए हैं आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये किससे कंसर्न्ड है? इट इज कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, while accounting convention is concerned with the preparation of financial statement। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा किससे संबंधित है, तो आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो मेंटेनेंस से संबंधित है और अकाउंटिंग कन्वेंशन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं आपके। ये क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके स्टैंडर्डाइज्ड है। तो स्टैंडर्डाइज जो चीज़ होती है वहाँ पर बायसनेस पॉसिबल नहीं होती, मतलब आप अपनी मर्जी वहाँ पे नहीं चला सकते। रूल इज रूल। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? दिस इज द ट्रेडिशनली फॉलोड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या है? बायसनेस पॉसिबल है बिकॉज देर इज नो स्टैंडर्ड। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं हो गया है, यहाँ पे आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सी है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन सी है। तो बेसिकली दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर कि हमारी 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। कितने अकाउंटिंग कन्वेंशन है? 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन है। उनका हम निमोनिक बना लेते हैं CFCM, ठीक है, CFCM। और आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी है और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन दोनों से मिलके बना है। तो पहली आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट और एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपकी कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको एक एक को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। और ये 4 आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है: कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मेटरलिटी। तो ये जो फुल डिस्क्लोजर और मेटरलिटी है ये एक दूसरे की अपोजिट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फुल डिस्क्लोजर, ये कई बार पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि इसका अपोजिट कौन सा है। फुल डिस्क्लोजर का ऑपोजिट है मेटरलिटी। तो ये आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि अगर फुल डिस्क्लोजर आ गया है तो इसका आपका ऑपोजिट है यहाँ पे
मेटरलिटी, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो बोलता है मेटरलिटी उसका उल्टा बोलती है, जब मेटरलिटी बोलती है उसका उल्टा बोलता है फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपने 12th से इसको 11th से मैं कहूँगी पढ़ते आ रहे हैं आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फटाफट से इसको समझेंगे। In accounting, all the business transactions are measured in term of money as a common unit of measurement. यानी कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन मनी में ही मेजर की जाती है उनको ही आप रिकॉर्ड करते हैं। सो यू आर अलाउड टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि आपकी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कितनी भी इंपॉर्टेंट रहने दो, अगर वो मनी में मेजर नहीं की जा सकती so you don't record it in the books, so you record only monetary transaction in the books, monetary transactions in the books। तो आपकी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कोई भी इवेंट हो भले ही आपकी कंपनी के लिए रिगार्डिंग, लेकिन अगर जब तक उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि यहाँ पे बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। आपको पता है आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। यहाँ पे इनको दो डिफरेंट पर्सन बोला जा सकता है, टू डिफरेंट पर्सन। इसीलिए जब जो कैपिटल ऑनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उसको एज ए लोन दिखाया जाता है। कुछ केसेस में ऑनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिलता है, और अपने पर्सनल खर्चे के लिए अगर बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है तो उसको एज ए ड्राइंग वहाँ पे नोट किया जाता है, और ड्राइंग पे आपके ऑनर से इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि बिजनेस को अलग से स्यू किया जा सकता है, उसके ऊपर दावा किया जा सकता है, केस किया जा सकता है, लेकिन बिजनेसमैन पे नहीं किया जा सकता है। अगर वहाँ पे बिजनेस में टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि बिजनेस पे आप सिर्फ केस कर सकते हैं, बिजनेसमैन पे नहीं कर सकते। अगर कोई लोन है तो उससे बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी को अलग रखा जाएगा और बिजनेस की प्रॉपर्टी को अलग रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा और चलता ही रहेगा, ठीक है। ये बोलता है कि कोई ऐसे इन फ्यूचर इनफाइनाइट टाइम के लिए बिजनेस चलेगा। देखिए कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं कि ये बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज को भी हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज दैट all the transactions are recorded on the assumption that business will remain in operation for a long time and they will be able to carry out its obligation as per the plan। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं हमारा बिजनेस एक बहुत लंबे समय तक चलेगा। फिर आपका आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट की हम बात करें। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम जो भी एसेट परचेज करते हैं उसको हम ओरिजिनल प्राइस पर अपने अकाउंट्स में नोट करते हैं, और उसमें जो भी उस एसेट्स को परचेज करते टाइम उस पर जो भी खर्चा हुआ उसका इंस्टॉलेशन का चाहे उसका ट्रांसपोर्ट का उसको एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, दिस प्रिंसिपल सेट्स द रूल फॉर द अकाउंटिंग द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे रूल सेट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड बेस्ड ऑन यूसेज वियर टीयर एक्सीडेंट एंड द पैसेज ऑफ टाइम। हम हर साल क्या करते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट पे डिनोट करते हैं और उससे कुछ परसेंटेज हम वहाँ पे डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। हम कभी भी मार्केट वैल्यू पे अपनी एसेट्स को नहीं दिखाते अपने अकाउंट में, हम हमेशा जो परचेज प्राइस है उस पर दिखाते हैं और हर साल उससे डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो आपके अकाउंटिंग का है ये है डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है। डबल एंट्री सिस्टम आपको पता है कि अकाउंटिंग इज अ डबल बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट इफेक्ट होगा तो दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर एवरी डेबिट कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज मेड, यानी कि एक ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट है तो दूसरा उसके लिए दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। दिस इज द फाउंडेशन ऑन विच द अकाउंटिंग सिस्टम इज कैरिड आउट। तो इसको आप कीवर्ड से याद रखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम की हम यहाँ पे बात करें। फिर आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ईयर हम लेके चलते हैं हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
तो ये क्यों लेके चलते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट ईच बिजनेस चूजेज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू कंप्लीट द अकाउंटिंग साइकिल। तो हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग साइकिल है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ऐसे तो हम काम करते ही जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कब कितना काम कर लिया। तो एक साइकिल नोट किया गया है यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। इवन हम कुछ स्टेटमेंट्स को मंथली क्वार्टरली भी प्रिपेयर करते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे एनुअली प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच किसको करना है? मैच यहाँ पे करना है रिवेन्यू को एक्सपेंस से। कब के? सेम पीरियड के। ठीक है, सेम पीरियड के लिए। देखिए, अगर आपने कोई रिवेन्यू कमाने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको उसी टाइम उस रिवेन्यू में से डिडक्ट करना चाहिए। ठीक है, भले ही वो खर्चा पेड है नहीं है, डजंट मैटर। सो द कॉन्सेप्ट स्ट्रेस ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इफ एनी रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन द एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न दैट रिवेन्यू शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि उससे रिलेटेड खर्चा भी उसी टाइम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तभी तो आपका जो पीएनएल अकाउंट है वो आपके सही प्रॉफिट को वहां पे दर्शाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट रिवेन्यू इज रिपोर्टेड व्हेन इट इज अर्न्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। देखिए, यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपने आपके माल को बेच दिया है तो आप रियलाइज कर लेंगे कि यहाँ पे आप मान लेंगे कि आपको रिवेन्यू अर्न हो गया है, यहाँ पे रिवेन्यू आपने रियलाइज कर लिया, भले ही आपने माल को यहाँ पे उधार पे बेचा है। सो एक लाइन जो यहाँ पे हमने मेंशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Anything paid or received is not considered as profit until the goods or services has been delivered to the buyer। यानी कि यहाँ पे आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन तब मानेंगे जब आपके गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, टाइटल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका रेवेन्यू कब रिसीव हुआ माना जाएगा? तब जब माना जाएगा आइदर गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हो गई है बायर को या फिर उसका टाइटल ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम सेलर टू बायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में रियलाइज रेवेन्यू कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जब गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर दिए बायर को। आपने बेच दिए जब तक नहीं माना जाएगा, लेकिन आपने बेच के वो उसकी डिलीवरी भी कर दी है तब भी आपको प्रॉफिट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा, या फिर उसका टाइटल आपने ट्रांसफर कर दिया, ऑनर आपने अभी परचेजर को बना दिया। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। सो द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी इंडिपेंडेंट एंड सपोर्टेड विद अनबाइज्ड एविडेंस। ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलती है? ऑब्जेक्टिविटी बोलती है नो बायसनेस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है नो बायसनेस, यानी कि कोई भेदभाव नहीं है। तो जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर आप एंट्री कर रहे हैं या फिर कोई भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अनबाइज्ड एविडेंस से सपोर्टिव होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फैक्ट्स, नॉट मेरली ऑन प्रिपेयर्स ओपिनियन। यानी कि सिर्फ बनाने वाले के ओपिनियन पे नहीं होनी चाहिए, रिसर्च और फैक्ट्स के बेस पे होनी चाहिए। यानी कि उसके लिए आपके पास एविडेंस भी होनी चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वेदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू दे रहे हैं या फिर किसी और स्टेटमेंट के थ्रू दे रहे हैं, तो वो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये आपके 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। फिर आपका आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है ये आपको पता है, आपको बता दिया गया है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसका एक और नाम है पोस्टुलेशन। इसको पोस्टुलेशन भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर ये नाम कहीं पे देखने को मिल जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये कन्वेंशन का ही नाम है। कन्वेंशन मतलब वो रूल्स जो ट्रेडिशनली हम फॉलो करते आ रहे हैं और वो इतने लंबे टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं कि वो अपने आप में उनको रूल बना दिया गया है। तो इनमें 4 हमने पढ़े, कौन कौन से? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मैटरलिटी, कंजर्वेटिज्म और द मैटरलिटी प्रिंसिपल। ये 4 हैं। तो यहाँ पे एक एक करके इनको पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है, कंसिस्टेंसी मतलब एक ही जैसा, यानी कि ये बोलता है दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट once you adopt an accounting principle or method you should continue to use it until a demonstrably better principle or method come along।
यानी कि एक बार जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया अपनी अकाउंटिंग के लिए, एक बार जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया अकाउंटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाने के लिए, उसको आपको फिर लंबे टाइम तक रिपीट करना चाहिए जब तक आपके पास कोई बहुत बेटर ऑप्शन नहीं आ जाए। तो यू शुड कंटिन्यू विद इट, कंटिन्यू विद इट कहूँगी यहाँ पे, यू शुड कंटिन्यू विद इट। So not following the consistency principles means that a business could continually jump between the different accounting treatments of its transaction that make its long-term financial result extremely difficult to discern। यानी कि अगर आप देखिए, आज आप अपना एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग है। डेप्रिसिएशन आज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से चार्ज करें, अगली साल आप रिटर्न डाउन मेथड से चार्ज करें, उससे अगली साल आप कोई और मेथड से चार्ज करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट है वो यहाँ पे रिलायबल नहीं होते हैं, कंपेरेबल नहीं होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल आपने, जो मेथड, जो आपने टेक्निक एक बार अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूज़ की है, वो आपने फिर भविष्य में लंबे समय तक उसी को ही यूज़ करते चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड इंक्लूड इन और alongside the financial statement of business all of the information that may impact a reader understanding of those statement। ये क्या कर रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ इंक्लूड कर दो। ये क्या बोल रहा है? सब कुछ इंक्लूड कर दो, सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें दे दो। अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं दी जा रही है, बैलेंस शीट में नहीं दी जा सकती है, तो आप क्या करो, आप उसके लिए सेपरेट नोट्स अटैच कर दो, सेपरेट नोट्स वहाँ पे अटैच कर दो, सो दैट जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट को पढ़ने वाले हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव ग्रेटली एम्पलीफाइड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन स्पेसिफाइंग इन्यूमरस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशनल डिस्क्लोजर। यानी कि बोल रहे सब कुछ डिस्क्लोज कर दो आप अपने अकाउंट से रिलेटेड, आप अपनी एंट्री से रिलेटेड। अगर आप फाइनल अकाउंट में मेंशन नहीं कर पाए तो उसके लिए आप सेपरेट नोट्स दे दो, लेकिन आपको कुछ भी छिपाना नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? कुछ भी छिपाना नहीं है। देखिए, हमें यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें इन सब टर्म्स जो दी है, फुल डिस्क्लोजर है, कंसिस्टेंसी है, मेटेरियलिटी है, इन सब का मतलब पता होना चाहिए। तो हमें बुकिश लैंग्वेज भले ही नहीं समझ में आए, लेकिन ये जो मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझा रही हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेंशन दैट। यहाँ पे फिर आपका है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म को हम बोलते हैं कंजूस प्रवृत्ति का, अपनी देसी भाषा में हम बोलेंगे कंजूस प्रवृत्ति के। कंजूस प्रवृत्ति क्या करेगी यहाँ पे? दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू शुड रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल, बट टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एसेट्स ओनली व्हेन यू आर श्योर दे विल अकर। देखिए, आपको अगर लग गया कि आपको थोड़ा सा भी एक्सपेंस का आइडिया है, लायबिलिटी आने वाली है, आ चुकी है, आप उसको फटाफट से रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, यानी कि डेबिट आप फटाफट कर लीजिए, लेकिन जो क्रेडिट वाला पोर्शन है, रिवेन्यू है, आपकी एसेट है, उसको तब भी आप रिकॉर्ड करेंगे जब आप उसके बारे में बिल्कुल श्योर हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप खर्चे को तो फटाफट रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अर्निंग्स है, जो आपकी कमाई है, एसेट है, उसके बारे में आप थोड़ा सोचने समझने के लिए टाइम लगाते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। दिस इंट्रोड्यूस अ कंजर्वेटिज्म स्लांट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट में यील्ड लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट। देखिए, आपने खर्चा तो फटाफट रिकॉर्ड कर लिया है, खर्चा रिकॉर्ड करते ही क्या हुआ? आपके प्रॉफिट लोअर हो गए। सिंस रिवेन्यू एंड एसेट रिकॉग्निशन में भी डिलेड फॉर सम टाइम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है, रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स है, उसको आप थोड़े टाइम के लिए डिले कर देते हैं। आप जब बिल्कुल श्योर हो जाएंगे यहाँ पे, तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जब आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया और उसी टाइम पे आपने उससे रिलेटेड कमाई नहीं रिकॉर्ड की, तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली यहाँ पे लोअर प्रॉफिट शो कर रहा है। तो कन्वर्सली दिस प्रिंसिपल टेंड टू एनकरेज द रिकॉर्डेशन ऑफ लॉस अर्लियर रेदर देन लेटर। यानी कि आप लॉस को पहले रिकॉर्ड करते हो और अपनी कमाई को, प्रॉफिट को बाद में रिकॉर्ड करते हो। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी टेकन टू फार वेयर अ बिजनेस परसिस्टेंटली मिस्टेक्स इट्स रिजल्ट टू बी वर्स देन इट्स रियलिस्टिकली द केस। यहाँ पे ये क्या कर सकता है? ये कॉन्सेप्ट कुछ गलत रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है कि आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस में जा रहा है, लेकिन रियल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। आप प्रॉफिट को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे 100% श्योर नहीं है, लेकिन आप खर्चा फटाफट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप 50% श्योर है तो भी आपने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका जो P&L अकाउंट है
वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आ जाता है कि ये सही पिक्चर पेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर है आपका लास्ट कन्वेंशन, द मेटरलिटी प्रिंसिपल। देखिए फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। मेटलिटी उसका उल्टा है। मेटलिटी क्या बोलेगा, इट स्टेट्स दैट ऑल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, सभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है भैया, सबको डिस्क्लोज कर दो। लेकिन मेटलिटी बोलता है भाई रुको, कितनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, परेशानी कर दोगे, ऐसे तो इतनी इन्फॉर्मेशन लेके कुछ काम की नहीं है, उसको भी रीडर क्यों पढ़ेगा। तो यहाँ पे मेटलिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके रीडर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी को ही इंक्लूड करना चाहिए। सो यहाँ पे द मेन क्वेश्चन दैट द मेटलिटी कॉन्सेप्ट एड्रेस इज, डज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेक अ डिफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी यूजर हैं, आपके कस्टमर है, गवर्नमेंट है, बैंक है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़, किसी भी जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। अगर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो उस इन्फॉर्मेशन को इनको इंक्लूड करके क्यों अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप वहाँ पे ओवरलोड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अ लार्ज मटेरियल एक्सपेंस टू अ स्मॉल कंपनी माइट बी a small and immaterial to a large company because of their size and revenue। देखिए जो एक खर्चा, एक बड़ा खर्चा है, सपोज 10,000 रुपये का एक खर्चा, एक छोटी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए ये एक छोटा सा पेटी एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये पेटी एक्सपेंस, तो उसके लिए ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्मॉल कंपनी के लिए इसको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेटलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि आपकी कंपनी के लिए, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के लिए, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मेटरलिस्टिक है, मेटरलिटी प्रिंसिपल, यानी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे चाटते हैं। तो दिस इज द अपोजिट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो दीज वर सम कन्वेंशंस। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस की फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं जो पहले पूछे गए हैं, जिनके आगे पूछे जाने के चांसेस, जिससे आपको समझ में आए कि इन कॉन्सेप्ट्स को हमें अप्लाई कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन, इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरलाइंग अजम्पशन यहाँ पे कौन सी है। एक्यूरल बेसिस एंड गोइंग कंसर्न, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है कि ये रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा एक्यूरल बेसिस एंड गोइंग कंसर्न का। तो एक्यूरल बेसिस का भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये मिस हो गया। एक्यूरल बेसिस मतलब क्या बोल रहा है कि जब कोई चीज़ आपकी ड्यू हो जाती है, जिसमें ये बात कर रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, या फिर हम बात करें यहाँ पे प्रीपेड की। सो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये एक्यूरल बेसिस पे, यानी कि कोई खर्चा आपका ड्यू हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड करते, भले ही आपने उसकी पेमेंट की है नहीं की है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो आपका एक्रू हो गया, यानी कि वो पेबल है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ यहाँ पे पेबल हो गई है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से कोई चीज़ यहाँ पे रिसीवेबल है, ये तो हम बात कर रहे हैं खर्चे की। इसी तरह से कोई चीज़ रिसीवेबल है, यानी कि हमने कोई चीज़ प्रीपेड में कर दिया, यानी कि कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ठीक है, इंश्योरेंस की पॉलिसी है, या फिर हमने कोई किसी से एडवांस यहाँ पे एडवांस अमाउंट कोई चीज़ का रिसीव हो गया है, तो हम उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक्यूरल बेसिस पे, ठीक है, रिसीव्ड, तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। तो दीज आर द टू अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलेवेंस ये सब, प्रूडेंस ये कोई भी नहीं होता है। फिर आपका आता है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी कि जो भी सबसे कम है, जो भी कम है, तो कम मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फिर से बात कर रहे हैं कंजूसी की, हम यहाँ पे कंजूस हो गए। तो ये किसका था, ये था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आपका आता है इस तरह से आपका जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, आपके मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको इनको मैच करना है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सभी ट्रांजेक्शन जो मनी में ही रिकॉर्ड की जा सकती, तो इसका तो मोटा मोटी हमें पता है ए का थर्ड आने वाला है, तो ए का थर्ड आने से ये सब यहाँ पे कट हो जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलती है रिकॉर्ड ओनली दैट व्हाट हैज हैपेंड और डू नॉट एंटिसिपेट एनीथिंग,
यानी कि जो आपको रियलाइज हो गया है वही आप रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, ट्रांजेक्शन और इवेंट विच नॉट येट सेटल्ड इन कैश बट नीड टू बी राइट डाउन इन बुक्स। तो यहाँ पे हमने कैश नहीं पे किया है लेकिन बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड की, एडवांस की, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जब आता है उसको एक्रुअल बोला जाता है। मैटरलिटी क्या बोलता है, ओनली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। फिर आपका आता है असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से असर्शन क्या बोल रही है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये क्या बोल रही है कि जो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। क्योंकि रीजन क्या दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइजेस इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम द ऑनर। तो हम यहाँ पे पहले तो देखेंगे असर्शन को इंडिविजुअली, फिर रीजनिंग को इंडिविजुअली, फिर दोनों को बीच में कनेक्शन करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लगा के देखेंगे वर्ड क्योंकि, अगर ये क्योंकि वर्ड को जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। सो बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से हमने यहाँ पे इसी तरह से पढ़ा है कि जो ये क्वेश्चन आपका इसमें नहीं आएगा, हम अगले इसमें करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ आपका प्रिंसिपल, और ये आपको मैच करने हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स दिए हैं, यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी, तो आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। सो मैच द फॉलोइंग असर्शन है, रीजनिंग, इस टाइप की क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आइडिया बहुत ज़रूरी है होना। तो ये पूछा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी, ये क्या बोल रहा है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी क्या बोल रहा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द टू डिफरेंट पर्सन। तो इसकी वजह से हम कैपिटल को एज अ लोन और लाइबिलिटी साइड यहाँ पे शो करते हैं। सो कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन मिले ये ज़रूरी नहीं है। ये जैसे इसका एग्जाम्पल है तो इन्होंने डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल को उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पुट करने का मकसद ही यही है कि आप इसकी फॉर्मेशन को समझ सके कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन, इन्होंने डायरेक्ट एग्जांपल डाल दिया कि कैपिटल को यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह शो किया जाता है। फिर ये बोल देंगे ड्राइंग को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस तरह की कोई भी क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे। तो नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, कंजूसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पे ये फिट हो रहा है। तो ए का तो 3 आने वाला है डेफिनेटली। तो ए का 3 तो भाई सब में है, तो सिर्फ एक ही एलिमिनेट होता है। तो हमें अभी आगे भी पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोला है, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो ये डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है। तो बी का कहाँ पे है, 4, बी का 4 है सिर्फ बी में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल गया। फिर भी हम चेक कर लेंगे। सी का प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट की रिकॉर्डिंग ऑफ पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको पता है कि हम ये नहीं करते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो आपको इस तरह से कनेक्ट करते आना चाहिए। इसको हम करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देखिए अगर आप इसको देखेंगे कि ये तो बोल रहा है कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल की वजह से हम इन पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग आ जाए चाहे आपको नोट रिकॉर्डिंग आ जाए, लेकिन आपको इसको कनेक्ट करना है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फिर आपका आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो एक ही बचा है, वैल्यूइंग प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट की वजह से हम डेप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज करते हैं। ठीक है, कि हिस्टोरिकल हम अपने जो भी एसेट है उनको उसी वैल्यू पे शो करना चाहते हैं जिस पे उनको परचेज किया था, लेकिन उनकी एकदम ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू शो करने के लिए उससे हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं। सो डी का हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया बी। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि हमने किस किस तरीके से किया है और किस टाइप से इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझा, सारे प्रिंसिपल्स को समझा, कन्वेंशंस को समझा, प्रिंसिपल्स को समझा, फिर कन्वेंशंस को समझा, फिर हमने समझा कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे
बन सकते हैं। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा एंड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।